प्रकृति खुशी और आनंद का भंडार है। ये दिव्य सौंदर्य का एक शाश्वत स्रोत है। प्रकृति हमारे लिए एक एहसास है, एक केयर टेकर है, एक हीलिंग टच है। प्रकृति की गोद में हमें एक नई ऊर्जा और एक नए जज्बात का एहसास होता है और शायद इसीलिए लेखिका मधु कांकरिया एक यात्रा पर निकल जाती हैं। तो ये कौन सी यात्रा है, आइए पढ़ते हैं। मधु कांकरिया द्वारा रचित पाठ साना साना हाथ जोड़े एक यात्रा वृतांत है, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की राजधानी गंगटॉक यानी गैंगटॉक और उसके आगे की जो हिमालय की यात्रा है उसका वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जानते हैं कि साना साना हाथ जोड़े, इसका हिंदी में अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। और यहाँ पर लेखिका जो है एक नेपाली युवती से उन्होंने ये प्रार्थना के बोल सीखे थे, जिसमें पूरी अगर हम इसकी पंक्ति पढ़ें तो वो है साना साना हाथ जोड़े गर्दहूं प्रार्थना हमरो जीवन तिम्रो कौशली। यानी मैं अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। अब यहाँ पर लेखिका जो है वो घूमने का मन बनाती हैं, क्योंकि महानगरों की भाव शून्यता है, भागम भाग है और जो मशीन की तरह जीवन जो है वो चल रहा है उससे ऊब जाती हैं और उससे बचने के लिए वो दूरस्थ स्थानों की यात्रा के लिए निकल पड़ती हैं। और इन्हीं यात्राओं के दौरान लेखिका को देश की विभिन्न संस्कृतियों को जानने का, वहाँ के लोगों से वहाँ के स्थानों को जानने का, पहचानने का जो है वो एक अवसर मिलता है। और इन्हीं अनुभवों को उन्होंने इस यात्रा वृत्तांत में लिखा है। तो लेखिका जब गैंगटॉक शहर के सुबह शाम रात हर समय जो है उन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो यहाँ की रात है वो बड़ी रहस्यमय लगती है, क्योंकि साफ़ सुथरा आकाश है और तारे जो हैं बिल्कुल टिमटिमाते हुए साफ़ सुथरे काली रात में जो है वो उन्हें दिखाई देते हैं। तो वो सम्मोहित से करने वाला उनका दृश्य उन्हें लगता है। तो सुबह जब लेखिका जो है वो युमथांग के लिए निकलना चाहती हैं और जैसे उनकी आँख खुलती है तो वो एकदम से बाहर की तरफ जाती है, क्योंकि जब हम कुदरत का नज़ारा देखना चाहते हैं है ना, तो कहीं गए हों तो हमें ऐसा लगता है कि हमें उस कुदरत के नज़ारों को अपनी आँखों में बसा लेना है। क्योंकि लोगों ने वहाँ के बताया था कि मौसम साफ़ हो जाता है तो बालकनी से जो है वो आप कंचनजंगा यानी कि हिमालय की जो तीसरी सबसे बड़ी चोटी है वो आपको दिखाई देगी। तो वो सुबह जो है वो बालकनी में जाती हैं और जब वो देखती हैं कि आसमान जो है वो हल्के हल्के बादलों से ढका हुआ है और इस कारण लेखिका को कंचनजंगा की जो पहाड़ियाँ हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। और उसके बाद उन्हें सामने जो है लेकिन रंग बिरंगे जो ढेर सारे फूल हैं वो दिखाई देते हैं, है ना। और गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। तो लेखिका के साथ चल रहे जो ड्राइवर है, साथ ही वो उनका गाइड भी है जिसका नाम है जितेंद्र नार्गी, उन्होंने बताया था कि यहाँ के जो रास्ते हैं वो हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी जो वादियाँ हैं वो आपको मिलेंगी। तो आगे बढ़ने पर उन्हें एक स्थान पर एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएं दिखाई देती हैं। तो नार्गियों ने बताता है कि यहाँ बौद्ध की बहुत मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताका यानी सफ़ेद रंग की जो छोटी छोटी झंडियाँ हैं वो फहरा दी जाती हैं और उन्हें उतारा नहीं जाता है। स्वयं ही जो है वो हवा से और मौसम से जो है सूरज की रोशनी से आदि से वो नष्ट हो जाती हैं। तो कई बार कोई नया कार्य आरंभ करना होता है तब भी जो है छोटी छोटी जो है पताकाएं लगाई जाती हैं, लेकिन इनका जो रंग है वो अब सफ़ेद नहीं होता है, वो रंगीन होती हैं। तो लेखिका को यहाँ जगह जगह पर जो है वो दलाई लामा की तस्वीरें दिखाई देती हैं। तो यहाँ तक कि वो जिस जीप में बैठी थी उसमें भी दलाई लामा का जो है वो एक चित्र जो है उन्हें लगा हुआ दिखाई देता है।
अब थोड़ी आगे चलते हैं तो वहाँ पर क्वी लॉन्ग स्टॉक नामक जो है वो स्थान आता है, जिसे देखते ही जितेन जो है उनका गाइड वो उन्हें बताता है कि यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। इसी स्थान पर तिब्बत के चीज के बसमन ने जो है लेप्चाओं के शौमेन से कुंज देख के साथ जो है संधि पत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे, और उनकी याद में यहाँ पर एक पत्थर स्मारक के रूप में भी है। तो लेखिका को एक कुटिया में घूमता हुआ चक्र दिखाई देता है, जिस पर नार्गे उन्हें बताता है कि उन्हें धर्म चक्र कहा जाता है। इसे लोग प्रेयर व्हील भी कहते हैं, और इसके विषय में यह मान्यता है कि इसे घुमाने से सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं। तो कुछ और आगे चलती हैं तो उन्हें आगे चलकर जो है बाजार है, बस्तियां हैं, वो जो है वो पीछे छूटते हैं तो कहीं स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां नजर आती हैं। पीठ पर भारी भरकम गत्ते के बक्से को ढोते हुए जो बौने से बहादुर नेपाली जो है वो मिल जाते हैं, और ऊपर से नीचे देखने पर मकान बहुत उन्हें छोटे दिखाई दे रहे हैं, और अब रास्ते वीरान होते चले जा रहे हैं, सकरे भी होते चले जा रहे हैं, और इतने घुमावदार रास्ते हैं जो जलेबी की तरह उन्हें प्रतीत हो रहे हैं। और हिमालय जो है बहुत विशालकाय अब होने लग जाता है। कई पर्वत शिखर जो है वो दूध की धार की तरह झरझर नीचे गिरते हुए जलप्रपात यानी कि झरने दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं चांदी की तरह चमक मारती हुई तिस्ता नदी है जो सिलीगुड़ी से ही लगातार लेखिका के साथ चल रही थी। और अब जीप जो है वो सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल नामक स्थान पर रुकी, और जहां एक विशाल और सुंदर झरना दिखाई देने लगा। अब सैलानियों ने जो है वो कैमरे से उस पवित्र जो उस स्थान के जो है वो चित्र लेने शुरू कर दिए, और लेखिका यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में इतना खो गई कि उनका दिल जो है वहां से जाने के लिए अब नहीं कर रहा था। तो अब आगे चलकर लेखिका को हिमालय की रंग बिरंगी चोटियां हैं जो नए नए रूपों में दिखाई देती हैं, जो अचानक बादलों के छा जाने पर ढक जाती हैं, और धीरे धीरे धुंध की चादर से छत छत पर उन्हें दो जो है विपरीत दिशाओं से आते जाते छाया वाले पहाड़ दिखाई देते हैं, जो अब अपने श्रेष्ठतम रूप में उनके सामने थे। इस स्थान को देखकर लेखिका को ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग यहीं पर है। वहां पर लिखा था थिंक ग्रीन, जो प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सजग होने की बात कह रहा था। लेखिका वहां के प्राकृतिक सौंदर्य से इतना प्रभावित होती हैं कि जीप के कुछ देर वहां रुकने पर वे थोड़ी दूर तक पैदल ही वहां के सौंदर्य को निहारने लगती हैं, और उनकी यह मुग्धता पहाड़ी औरतों द्वारा पत्थरों को तोड़ने की आवाज से टूटती है। अब लेखिका को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि इतने सुंदर और प्राकृतिक स्थान पर भी भूख, मौत और जीवित रहने की जंग जो है वो चल रही थी। और वहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी ने बताया कि जिन सुंदर स्थानों का दर्शन करने वो जा रहे हैं, ये सब इन्हीं पहाड़ी महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे हैं, और ये काम इतना खतरनाक है कि जरा भी ध्यान चूकता है तो मौत निश्चित है। तो लेखिका को ध्यान आता है कि एक स्थान पर वह सिक्किम सरकार का लगाया हुआ बोर्ड जहां उन्होंने पढ़ा था कि जिस पर लिखा था कि ever wondered to refine death to build this road। तो इसका अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो आपको आश्चर्य होगा कि रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुटलाया है। वास्तव में कितना कम लेकर भी जो है वो ये पहाड़ी स्त्रियां समाज को इतना कुछ अधिक वापस कर रही हैं। अब पहाड़ी जो जीवन है वो वहाँ की क्या कठोरता है वो देखती हैं कि एक जीप जो है ऊंचाई पर पहुंचती है तो एक 7-8 वर्ष की उम्र के जो बहुत सारे बच्चे हैं स्कूल से लौट रहे थे, तो जो उनका गाइड है जितेन उन्हें बताता है कि यहाँ जो तराई में जो है ले देकर एक स्कूल है, और जहाँ 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये लोग रोज़ जो है स्कूल जाते हैं। और पढ़ाई के अतिरिक्त बच्चे शाम के समय अपनी माँ के साथ जो है वो मवेशियों को यानी जानवरों को भी चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के जो है भारी भारी गट्ठर भी जो है वो ढोकर वो घर को लेकर आते हैं। अब युमथांग पहुंचने के लिए लायुंग की जिस मकान में लेखिका और उसके सहयात्री जो है वो ठहरे थे, वह तिस्ता नदी के किनारे लकड़ी का एक छोटा सा घर था, और वहाँ का वातावरण देखकर उन्हें लगा कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख, शांति, पेड़ पौधे, पशु सभी कुछ दिए हैं, किंतु हमारी पीढ़ी ने प्रकृति के इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ करके अक्षम में यानी कि जो क्षमा करने योग्य नहीं है
वो अपराध किया है। तो लायुंग की जो सुबह है वो बेहद शांत और सुरमय थी और वहाँ के अधिकतर लोगों की जो जीविका का साधन था, यानी कि पहाड़ी आलू, धान की खेती और जो शराब है उसका व्यापार है। तो लेखिका सुबह अकेले ही जो है पहाड़ों की बर्फ देखने निकल जाती है, परंतु वहाँ ज़रा भी बर्फ नहीं थी। और लायुंग के एक सिक्किमी नवयुवक है जो उन्हें बताता है कि प्रदूषण के चलते यहाँ जो आजकल स्नोफॉल है वो लगातार कम होता जा रहा है। अब बर्फबारी देखने के लिए लेखिका अपने जो उनके साथ सहयात्री गए थे उनके संग जो है लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित कटाव नामक स्थान पर जाते हैं, और जिसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो कटाव जाने का जो मार्ग है वो बहुत दुर्गम था। सभी सैलानियों की जो सांसें हैं वो रुकी जा रही थी। रास्ते धुंध और फिसलन से भरे थे, जिन्हें बड़े बड़े शब्दों में जो है चेतावनी लिखी हुई थी कि इफ़ यू आर मैरिड देन डाइवोर्स स्पीड, एंड दुर्घटना से देर भले यानी सावधानी से मौत चली। अब कटाव पहुंचने के रास्ते में सिर्फ में जो है दूर से ही जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं वो दिखाई देने लगते हैं, और पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन पर पाउडर छिड़क दिया हो, यानी साबुन के झाग चारों ओर फैला दिए हों, और सभी यहाँ बर्फ पर कूदने लग जाते हैं। और लेखिका को लगा कि शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाली जो दिव्यता है उसके बीच हमारे ऋषि मुनि जो है वो यहाँ पर वेदों की रचना के लिए आते होंगे, है ना, और जीवन की गहन जो सत्यताएं हैं उनको खोजा होगा उन्होंने। शायद इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ये जो है वो स्थान चुना होगा। लेखिका के जो मित्र है मणि, वो एकाएक जो है दार्शनिकों की तरह जो है कहने लगती है कि ये हिमशिखर जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के, देखो प्रकृति के किस नायाब ढंग से इंतजाम करती है, और सर्दियों में बर्फ के रूप में ये जल संग्रह कर लेती है, और गर्मियों में पानी के लिए जब हम त्राई मचती है तो ये बर्फ शिलाएं पिघल कर जलधारा जो है वन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। अब वहां पर जो है वो आगे बढ़ते हैं तो उनको मार्ग में जो है इक्की दुक्की फौजी छावनियां दिखाई देती हैं, और वहां से थोड़ी ही दूरी पर चीन की सीमा थी। जब लेखिका ने एक फौजी से पूछा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड, यानी कि उस समय जब वो वहाँ थी तो उस समय तापमान जो माइनस जो है 15 डिग्री सेल्सियस के करीब था, तो आप लोगों को क्या तकलीफ होती होगी? तो उसने उत्तर दिया, आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। थोड़ी दूर एक फौजी छावनी पर लिखा था कि वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो, यानी लेखिका को भारतीय सैनिकों पर इतना गर्व होता है कि वे सोचने लगते हैं कि पौष और माघ के महीनों में जब केवल पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जम जाता है, उस समय भी ये सैनिक हमारी रक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। तो युमथांग की घाटियों में ढेरों प्रियता और रोडोडेंड्रो के फूल जो हैं वो खिले हुए थे। जितेन उन्हें बताता है कि अगले 15 दिनों में पूरी घाटी जो है वो फूलों से भर उठेगी। अब लेखिका युमथांग में चिप्स बेचती हुई युवती से पूछती है, क्या तुम सिक्किमी हो? तो देखिए कितना सुंदर जवाब वो युवती देती है कि नहीं, मैं इंडियन हूँ। तो लेखिका को जानकर बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है कि सिक्किम के लोगों में जो है वो भारत में जो है मिलकर बहुत प्रसन्न है वो लोग। और जब लेखिका तथा उनके साथी जीप में बैठ रहे होते हैं तो पहाड़ी एक कुत्ते ने जो है रास्ता काट दिया। तो लेखिका के साथी मणि बताती है कि एक पहाड़ी कुत्ते हैं जो केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। और वापस लौटते हुए जितेन उन्हें जानकारी देता है कि यहाँ पर एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के पैरों के निशान है, और कहा जाता है कि यहाँ गुरु नानक देव जी की जो थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे, और जिस स्थान पर चावल छिटक गए थे वहाँ चावल की खेती होती है। अब जितेन उन्हें बताता है कि 3-4 किलोमीटर आगे जो है खेदुम नामक एक स्थान पर देवी देवताओं का निवास है, और सिक्किम के लोगों का विश्वास है कि यहाँ गंदगी फैलाना जो फैलाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो लेखिका के पूछने पर कि क्या तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते हो, तो उत्तर देता है कि नहीं मैडम, हम लोग पहाड़, नदी, झरने इन सब की तो पूजा करते हैं, तो हम गंदगी कैसे फैला सकते हैं। तो जितेन युमथांग के विषय में एक और जानकारी देता है कि जब सिक्किम भारत में मिला तो उसके कई वर्ष बाद भारतीय सेना के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में एक विचार आया कि केवल सैनिकों को यहाँ रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इस स्थान को टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। तो आज भी यहाँ रास्ते बनाए जा रहे हैं। लेखिका सोचती हैं कि नए नए रास्तों की खोज अभी भी जारी है, और शायद मनुष्य की कभी न समाप्त होने वाली खोज का नाम जो है वो सौंदर्य है। तो इस तरह जो है वो इनकी यात्रा जो है वो समाप्त होती है, और आपको ये पाठ अवश्य समझ आ गया होगा।